वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये स्टील स्ट्रक्चर का यूनिट नंबर 7 जो कि कॉलम बेस है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने 4 लेक्चर को ऑलरेडी कवर कर रखा है। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा यूनिट था इंट्रोडक्शन था डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का, सेकेंड था कनेक्शंस, थर्ड था डिज़ाइन ऑफ टेंशन मेंबर एंड फोर्थ था डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर। तो हम लोगों ने 4 यूनिट को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अब 3 यूनिट और बाकी है, यानी कि यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है स्टील रूफ ट्रस, यूनिट नंबर 6 जिसका नाम है बीम्स, और यूनिट नंबर 7 जिसका नाम है कॉलम बेसिस। ठीक है, तो मैं अभी स्टील रूफ ट्रस और बीम्स को छोड़ करके डायरेक्टली कॉलम बेस की ओर चलते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर को पढ़ा है जिसमें कॉलम्स के बारे में पढ़ा था। तो कॉलम बेसिस जो है उसी से कुछ कनेक्टेड पार्ट है। तो पहले मैं कॉलम बेसिस को कंप्लीट करूंगा, बिकॉज कॉलम बेसिस से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका कनेक्शन डायरेक्टली कॉलम से है। तो हम लोगों ने भी लास्ट में जो अभी यूनिट ख़त्म किया था डिज़ाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर, वहाँ पे हम लोगों ने कॉलम्स के बारे में देखा था, और हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग कॉलम का स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो इसी की कुछ प्रोसीडिंग्स पार्ट है जिसको अलग चैप्टर में रखा गया है, इसका नाम है कॉलम बेस। ठीक है, जो कि आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 7 है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉलम बेस को। सबसे पहले कुछ फिगर्स जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कॉलम बेस का, जिससे आपकी जो चैप्टर की कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएंगी कि आखिर आपको पढ़ना है क्या है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, है ना। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर इमेज में, इस पर्टिकुलर फिगर में, जैसे कि देख पा रहे हैं ये कॉलम्स है। ये क्या है? कॉलम है। और कॉलम, मान लो कोई स्टील कॉलम है, आपने देखा होगा टावर वगैरह, या टावर के अलावा जो भी और आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा जहाँ पे कॉलम्स बने होते हैं स्टील स्ट्रक्चर के, यानी स्टील के, तो उसके नीचे में कॉलम बेस बना हुआ होता है। मीन्स वहाँ पे क्या होता है, नीचे में कंक्रीट का बना हुआ बेस होता है। ये जो बेस देख रहे हैं आप, ये क्या है? फाउंडेशन है। ये आरसीसी फाउंडेशन पे ही हमारा स्टील वाला जो कॉलम होता है वो क्या होता है? सिचुएटेड होता है। तो इसी का हमको डिज़ाइन करना है। ठीक है, इसी के स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हम कॉलम बेस का डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे पहला तो कॉलम है, क्योंकि कॉलम के लिए ही हम बेस तैयार कर रहे हैं, है ना। कॉलम बेसिस मतलब व्हाट? कॉलम के लिए बेस सपोर्ट करना है ना, बेस तैयार करना है ना, वही कॉलम बेसिस कहलाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे में जो बॉटम पार्ट देख रहे हैं आप, ये आरसीसी फाउंडेशन है। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉलम देख रहे हैं, चूंकि कॉलम को हमको कनेक्ट करना है इसके साथ में, किसके साथ में? आरसीसी फाउंडेशन के साथ में। तो इसके लिए कुछ अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, वो अरेंजमेंट क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ये बेस प्लेट के साथ में, यहाँ पे ये बेस प्लेट है, देख रहे हो ना ग्रीन वाला, ये क्या है? बेस प्लेट है। बेस प्लेट के साथ में यहाँ पे एक और टर्म यूज किया गया है, क्लिट एंगल। क्या किया गया है यूज? क्लिट एंगल्स, है ना। तो आप देख सकते हो कि कॉलम बेस बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। पहला तो कॉलम होगा ही, उसके नीचे में रॉक जो आरसीसी फाउंडेशन होगा, आरसीसी फाउंडेशन पे ही बेस प्लेट होगा। क्या होगा? बेस प्लेट। और बेस प्लेट के साथ कनेक्टेड होगा हमारा कॉलम, किसके द्वारा? क्लिट एंगल्स के द्वारा। ओके, तो आप लोग समझ गए कि इस चैप्टर में क्या करना है, हमको कॉलम बेस का डिज़ाइन करना है। तो किस तरीके से करना है? कॉलम है, कॉलम के नीचे आरसीसी फाउंडेशन होगा, आरसीसी फाउंडेशन के ऊपर में यहाँ पे बेस प्लेट होगा, और बेस प्लेट पे क्या होगा? हमारा कॉलम होगा, और वो कॉलम जो है बेस प्लेट के साथ में क्लिट एंगल के द्वारा क्या होगा? कनेक्टेड होगा, जो कि फाइनली आरसीसी फाउंडेशन से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो अगर अब टर्म यूज़ किया जाए कि आरसीसी फाउंडेशन क्या है, बेस प्लेट क्या है, क्लिट एंगल क्या है और कॉलम क्या है, तो ये चीज़ आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज को प्रोड्यूस करेगा, है ना। पता चलेगा कि आप आखिर ये टर्म क्या है ना। अगर मैं डायरेक्टली थ्योरी पढ़ा देता कि क्लिट एंगल है, बेस प्लेट है, आरसीसी फाउंडेशन है, तो थोड़ा वहाँ पे दिक्कत होता। बट ये पिक्चर देख करके आप समझ गए होंगे कि कॉलम को हमको क्या करना है? फाउंडेशन के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए जो भी हमें अरेंजमेंट चाहिए, यानी बेस प्लेट चाहिए, क्लिट एंगल चाहिए, वो सारे एसेसरीज है कॉलम बेसिस के, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये जो आप देख रहे हो इमेज, ये इमेज देख रहे हो, ये दिखाया जा रहा है कि जो आपने ये सेक्शन यूज़ किया है, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर में या तो ISHB सेक्शन होगा, यानी इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम सेक्शन, है ना। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस दिखाया गया है, ये कैपिटल ए से दिखाया गया है। ठीक है, ये आप जो देख रहे हो डिस्टेंस, ये कैपिटल ए से, और ये आउटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को स्मॉल बी से दिखाया गया है, यानी ये स्मॉल है और ये स्मॉल बी, ये डिस्टेंस है। क्या है? ये डिस्टेंस है। जब हम क्वेश्चन को बनाएंगे तो वहाँ पे ए और बी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ए क्या है? ग्रेटर डिस्टेंस, और बी यहाँ पे शॉर्टर डिस्टेंस। आप देख रहे हो ना यहाँ पे,
जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो और भी ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप समझो कि कॉलम बेसिस क्या होता है। कॉलम बेसिस मतलब जो हमारा स्टील का कॉलम है उसको हमको बेस प्रोवाइड करना है और साथ में आरसीसी फाउंडेशन भी प्रोवाइड करना है, ताकि जो है उसका जो लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वाइड एरिया में हो पाए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग कॉलम बेस को बनाते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक इमेज आपके दिमाग में इसके बारे में आ गया होगा। अब हम लोग थ्योरी को देखते हैं कि कॉलम बेसिस क्या है। ठीक है, ताकि आपको अब क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉलम बेसिस। देखिए, कॉलम बेसिस ट्रांसमिट द कॉलम लोड, कॉलम बेसिस ट्रांसमिट द कॉलम लोड टू दी कंक्रीट और मैसोनरी फाउंडेशन ब्लॉक्स। क्या करता है कॉलम बेस, क्या करता है कॉलम के लोड को कंक्रीट और मैसोनरी ब्लॉक पे क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है, यानी ट्रांसमिट करता है। ठीक है, द कॉलम बेसिस स्प्रेड द लोड ऑन वाइडर एरिया सो दैट द इंटेंसिटी ऑफ बियरिंग प्रेशर ऑन द फाउंडेशन ब्लॉक इज विद इन द बियरिंग स्ट्रेंथ। ओके, इसका कहने का मतलब है कि कॉलम बेस का मतलब होता है कि जो हमारा कॉलम का लोड है, जैसे कि आप लोगों ने नीचे में इमेज के थ्रू देखा था, जो कॉलम का लोड है वो क्या हो, कंक्रीट और मैसोनरी फाउंडेशन पे ट्रांसमिट हो सके, ताकि जो, क्योंकि कॉलम बेसिस जो होता है वो लोड को वाइडर एरिया में क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है ना। ठीक है, ताकि जो हमारा जो फाउंडेशन का जो बियरिंग स्ट्रेंथ है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर में हो। ठीक है, तो जनरली जो हम कॉलम बेसिस का यूज़ करते हैं जनरली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन टाइप्स के होते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे भी जाते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो टाइप्स होता है आपका, ये कॉलम के साथ में जो हम यूज़ करते हैं वो स्लैब बेस होता है, दूसरा होता है गसेटेड बेस। ठीक है, ये बार बार पूछा भी जाता है इंटरव्यू में कि कॉलम बेसिस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, या किस किस टाइप के कॉलम बेसिस का यूटिलाइजेशन किया जाता है। तो पहला है स्लैब बेस, दूसरा क्या है, गसेटेड बेस। ओके, सो बेसिकली आपको स्लैब बेसिस के बारे में पढ़ने हैं। स्लैब बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, और गसेटेड बेस से यहाँ से आपके थ्योरेटिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं कि व्हाट इज गसेटेड बेस एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन, है ना। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं स्लैब बेस के बारे में। ठीक है, अभी आपको बेसिक पता चल गया कि कॉलम बेस होता क्या है। ठीक है, तो एक बार हम फिर दिखा देते हैं इमेज से आपको कॉलम बेस। देखिए, कॉलम बेस यही है ना। तो कॉलम बेस का जो जनरली फंक्शन है ये क्या है, कॉलम के लोड को क्या करना, कॉलम के लोड को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना रॉक फाउंडेशन पे, जो आरसीसी फाउंडेशन इस पे ट्रांसमिट करता है, ताकि ये जो रॉक फाउंडेशन है पूरे कॉलम के लोड को क्या करता है, वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि जो उसके अंदर जो प्रेशर है विद इन परमिसिबल लिमिट हो पाए। ठीक है, क्योंकि इसके स्ट्रेंथ से ज़्यादा अगर प्रेशर होगा तो कॉलम क्या हो जाएगा, या सॉरी जो आरसीसी फाउंडेशन है वो कोलैप्स कर जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, चलिए अब स्लैब बेसिस को हम लोग देख लेते हैं। स्लैब बेसिस चूँकि टॉपिक है हमारा, देखिए स्लैब बेसिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अभी, है ना। दीज आर यूज्ड इन कॉलम कैरिंग स्मॉल लोड्स। ठीक है, अगर कॉलम में स्मॉल लोड्स है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्लैब बेस को प्रोवाइड करते हैं। इन दिस टाइप द कॉलम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी बेस प्लेट थ्रू दी क्लिट एंगल्स एज शोन इन फिगर। द लोड इज ट्रांसफर टू द बेस प्लेट थ्रू बियरिंग्स। आप लोगों ने देखा कि अगर कॉलम का जो लोड है वो क्या स्मॉल है तो वहाँ पे हम लोग स्लैब बेस का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, कॉलम का जो लोड होता है डायरेक्टली बेस प्लेट के साथ में, कॉलम जो होता है डायरेक्टली बेस प्लेट के साथ में कनेक्टेड होता है विद दी यूज़ ऑफ क्लिट एंगल्स, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था नीचे में, है ना। द लोड इज ट्रांसफर टू द बेस प्लेट थ्रू बियरिंग, और जो लोड का ट्रांसफर होता है बेस प्लेट पे बियरिंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो यही चीज़ नीचे में इमेज के थ्रू दिखाया गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो ये जो कॉलम है किस तरीके से कनेक्टेड है, कॉलम का जो लोड है यहाँ पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, कहाँ पे, आरसीसी फाउंडेशन पे, और किसके द्वारा कनेक्टेड होता है, यहाँ पे क्लिट एंगल्स के द्वारा कनेक्टेड होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को इमेज में देख सकते हैं, यही चीज़ है कॉलम बेसिस। और मुझे लगता है कि इस तरीके के जो कनेक्शंस है जहाँ पे जो स्टील का कॉलम होता है आरसीसी फाउंडेशन के साथ में कनेक्टेड होता है, आप लोगों ने रेलवे स्टेशन पे देखा होगा। रेलवे स्टेशन के अलावा और भी बहुत सारे जगहों में जहाँ पे कॉलम का जो होता है स्टील स्ट्रक्चर को होता है, वहाँ पे नीचे में बेस प्लेट प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पे नीचे में आरसीसी फाउंडेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कॉलम बेस कहलाता है। तो आप लोगों ने कॉलम बेस को बहुत बार देखा होगा। जनरली रेलवे स्टेशन हम सभी जाते हैं तो आप लोग वहाँ पे देखना, जो भी स्टील का बना हुआ था कॉलम, नीचे में जरूर वहाँ पे कंक्रीट का फाउंडेशन बनाया हुआ रहता है और वहाँ पे कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसी को हम लोग कॉलम बेस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग अभी जो पढ़ने जा रहे हैं ये स्लैब बेस के
के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि कॉलम बेसिस दो टाइप के होते हैं जनरली, एक स्लैब बेस और एक गजेटेड बेस, है ना। तो स्लैब बेस का यूज़ जो किया जाता है स्मॉल लोड्स को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है, और गजेटेड बेस का यूज़ किया जाता है हैवी लोड को ट्रांसफर करने के लिए। बट आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्लैब बेसिस पे पूछे जाते हैं, है ना, कि स्लैब बेस जो है किस तरीके से लोड को ट्रांसफर करते हैं और किस तरीके से उसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो उसके कुछ डिज़ाइन प्रोसीजर्स हैं जिसके आधार पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहले डिज़ाइन प्रोसीजर्स को जानना ज़रूरी है क्वेश्चन को डिज़ाइन करने से पहले, है ना। तो क्या क्या डिज़ाइन प्रोसीजर्स है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, सो देखिए, द डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस, the design of slab base consists in finding the size and thickness of slab base. In the procedure given below, it is assumed that the pressure is distributed uniformly under the slab base, ठीक है। देखिए, जो डिज़ाइन ऑफ स्लैब बेस कहने का मतलब है कंसिस्ट ऑफ फाइंडिंग द साइज एंड थिकनेस ऑफ स्लैब बेस। डिज़ाइन कहने का मतलब है कि जो हमारा जो स्लैब बेस है उसका जो साइज है कितना होगा और थिकनेस ऑफ स्लैब बेस कितना होगा, इसी को डिज़ाइन करना है ना, ताकि जो हमारा प्रेशर है जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले साइज ऑफ बेस प्लेट को हम लोग निकालते हैं। तो साइज ऑफ बेस प्लेट को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, फाइंड द बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट विच इज गिवन बाय 0.45 FCK, है ना। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट जिसका वैल्यू होता है 0.45 FCK, ओके। नेक्स्ट निकालते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ बेस प्लेट रिक्वायर्ड। अब एरिया ऑफ बेस प्लेट कितना होगा, ये होगा PU डिवाइड बाई 0.45 FCK, ठीक है, वेयर PU इज फैक्टर्ड लोड। यानी अगर हम लोड को डिवाइड कर दें उसके बियरिंग स्ट्रेंथ से तो वहाँ पे हमें क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप, पहले में बियरिंग स्ट्रेंथ निकालना है कंक्रीट का, ठीक है। दूसरे में निकालना है हमें बेस प्लेट का साइज निकालना, और वो कैसे निकालेंगे, PU बाई 0.45 FCK, यानी कि फैक्टर्ड लोड डिवाइड बाई 0.45 FCK, ओके। थर्ड में हम करेंगे सेलेक्ट द साइज ऑफ द बेस प्लेट का साइज को सिलेक्ट करेंगे। फॉर इकोनॉमी एज फार एज पॉसिबल कीप द प्रोजेक्शन A एंड B इक्वल। हम लोगों ने ऊपर में देखा था जो प्रोजेक्शन दिखाया था हम लोगों ने, अभी हमने ऊपर में दिखाया था प्रोजेक्शन A और B को क्या करते हैं, इकोनॉमी के लिए लगभग इक्वल रखते हैं, बट ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल होगा ही हर एक केसेस में, ठीक है। तो ये तीन स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया। किस प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं एक बार हम आपको फिगर में दिखा देते हैं। ये प्रोजेक्शंस, ये जो प्रोजेक्शंस आप देख रहे हैं, ये जो प्रोजेक्शन बोला जा रहा है यही इसी प्रोजेक्शन के बारे में आप लोगों को बोला जा रहा है अभी, है ना, कि जो A वाला प्रोजेक्शन है और B वाला जो है इसको मिनिमम रखते हैं, यानी दोनों को लगभग बराबर रखते हैं। बट ये जरूरी नहीं है कि हर एक केसेस में ये प्रोजेक्शन जो होगा ये बराबर ही होगा, बट हमारी मोस्टली कोशिश होती है कि ये बराबर है ताकि हमारा इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है। इसी के बारे में थर्ड स्टेप में बोला गया था। ठीक है, तीन स्टेप्स हो गए हमारे। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप की ओर में हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद जो हमारा अगला फंक्शन होता है थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकालने का, है ना। हम लोगों ने पहले क्या निकाला, हम लोगों ने फर्स्ट में निकाला यहाँ पे साइज ऑफ बेस प्लेट। क्या निकाला हम लोगों ने, साइज ऑफ बेस प्लेट। अगला जो हम लोग काम करने जा रहे हैं अब निकालेंगे थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, ठीक है। तो थिकनेस ऑफ बेस प्लेट किस तरीके से निकालते हैं, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट अगला जो हमारा प्रोसेस होगा। फर्स्ट में निकालना है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इंटेंसिटी निकालना है, उसके लिए कैसे निकालेंगे, जानते हैं आप लोग प्रेशर कैसे निकालते हैं, PU डिवाइड बाई में एरिया ऑफ बेस प्लेट, ठीक है। जो हमारा लोड आ रहा है डिवाइड बाई में क्या करेंगे, जो इतना होगा एरिया ऑफ बेस प्लेट उसको डिवाइड कर देंगे तो हम प्रेशर निकालेंगे, यानी इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर्स आप लोग जानते ही होंगे। सेकेंड निकालना है मिनिमम थिकनेस रिक्वायर्ड इज गिवन बाई। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम थिकनेस कैसे निकालते हैं, एज पर IS 800 2007, ठीक है। एज पर IS 800 2007 के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम लोग थिकनेस को निकालते हैं, ये जो वैल्यू आया है ये IS कोड से है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड, है ना। तो ये क्या है 2.5W ब्रैकेट ऑन A स्क्वायर माइनस 0.3 B स्क्वायर है ये, ठीक है ना, 0.3 B स्क्वायर डिवाइड बाई में FY यील्ड स्ट्रेस
ऊपर में क्या है गामा MO, और ये होता है होल टू द पावर 0.5, ठीक है। और इसका वैल्यू जो होना चाहिए, ये देखिए ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे TF की वैल्यू है थिकनेस ऑफ फ्लेंज, ठीक है। और ये TS जो देख रहे हैं आप, ये क्या है थिकनेस ऑफ बेस प्लेट, ठीक है। यानी 2.5 W ब्रैकेट ऑन A स्क्वायर माइनस 0.3 BA स्क्वायर इंटू गामा MO डिवाइड बाई FY और होल टू द पावर 0.5, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो देखो ये जो है ये हमारा थिकनेस निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन होना चाहिए थिकनेस ऑफ क्या फ्लेंज से, और इसका जो वैल्यू है थिकनेस ऑफ फ्लेंज से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये जो वैल्यू हम लोग लिखा है इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, किस तरीके से अंडर रूट करके भी हम इसको लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2.5 W A स्क्वायर माइनस ये पूरा ब्रैकेट के अंदर में है 0.3 BA स्क्वायर डिवाइड बाई में क्या FY और ऊपर में क्या लिख सकते हैं गामा MO, ठीक है। यानी कि ये 0.5 को हटा करके डायरेक्टली आप यहाँ पे रूट को भी चढ़ा सकते हो, क्योंकि 0.5 का क्या मतलब होता है 1/2 होता है, और 1/2 का क्या मतलब होता है रूट मतलब होता है ना। तो अंडर रूट डायरेक्टली लिख सकते हो इस तरीके से, या फिर अगर रूट नहीं देना चाहते हो तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर में 0.5 भी दे सकते हो, ठीक है। दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये है थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकालने का स्टेप्स। पहला हम लोगों ने साइज ऑफ बेस प्लेट निकाला, दूसरा हम निकाला थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। किस तरीके से निकाला आप लोगों ने देखा, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे कनेक्शंस के लिए देखिए। अब तो आप लोगों ने थिकनेस ऑफ बेस प्लेट निकाल लिया, साइज ऑफ बेस प्लेट निकाल लिया। अब कनेक्शन के लिए कि बेस प्लेट को कॉलम के साथ में किस तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसके लिए क्या क्या प्रोविजंस होगा, ठीक है। कनेक्शंस नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्या कनेक्शंस का, ठीक है। सो कनेक्ट बेस प्लेट टू द फाउंडेशन कंक्रीट, क्योंकि हमको बेस प्लेट को फाउंडेशन कंक्रीट के साथ कनेक्ट करना है। सो यूजिंग 420 mm डायमीटर एंड 300 mm लॉन्ग एंकर बोल्ट्स, उसके लिए हम लोग 20 mm डायमीटर एंड 300 mm लॉन्ग एंकर बोल्ट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ बोल्टेड कनेक्शन इज़ टू बी यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कॉलम टू बेस प्लेट, अगर हमें बोल्टेड कनेक्शन का यूज़ करना है, ठीक है, कॉलम को बेस प्लेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, यूज़ 2 ISA मतलब 2 इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, जैसे कि हम लोगों ने हमने आपको ऊपर में दिखाया था क्लिट एंगल के साथ में एंगल सेक्शन को कनेक्ट किया गया था, है ना। 2 ISA 65/65, इसका क्या मतलब होता है ISA 65/65 का क्या मतलब होता है आप लोगों ने पढ़ा था ना, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल सेक्शन, ठीक है, जिसका जो दोनों साइज है मतलब कनेक्टेड पार्ट और अनकनेक्टेड पार्ट दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। 6 mm थिक, जिसका थिकनेस जो है 6 mm है, विथ 20 mm बोल्ट्स, जिसको हम लोग कनेक्ट करेंगे 20 mm बोल्ट के साथ में, ठीक है। आई थिंक ये ISA और ISHB ये सब में दिक्कत नहीं हो रहा होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बता चुका है, और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन में मैंने बहुत बार कराए हैं, है ना। अगर आप लोग को अभी तक किस चीज़ के बारे में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ISA क्या है, ISHB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड चैनल सेक्शन क्या है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्रीवियस की वीडियोज़ को जरूर देखें, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा फिर इस स्ट्रक्चर में, ठीक है। सो तीसरा है हमारा इफ़ वेल्ड टू बी यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कॉलम टू बेस, चेक द वेल्ड लेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड्स। अगर आप किसका यूज़ कर रहे हैं, वेल्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग वेल्ड के लेंथ को चेक करें, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं कनेक्शंस के रिगार्डिंग में थी, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिसके बारे में हम लोग अभी देखे हैं। तो मेनली आप लोगों ने देखा कि बेस प्लेट्स का डिज़ाइन हम लोग कैसे करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि बेस प्लेट क्या होता है और बेस प्लेट का कनेक्शन कैसे होता है और उसका डिज़ाइनिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं, डिज़ाइन स्टेप्स क्या है। अभी हम लोगों ने जितना कुछ पढ़ा है उस सारी चीज़ों का फिगर में यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन है ना, सारी चीज़ों का जो भी हम लोगों ने अभी पढ़ा। आप देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा अभी कॉलम के बारे में, कॉलम किसके साथ कनेक्टेड होता है, बेस प्लेट के साथ में। हमें बेस प्लेट के बारे में पढ़ा, बेस प्लेट के साथ कनेक्टेड होता है, और फाइनली बेस प्लेट कहाँ पे होता है, RCC फाउंडेशन पे होता है। और आप लोगों को मैंने बताया कि एंगल सेक्शन के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड किया जाता है। तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो यही तो एंगल सेक्शन है, ये एंगल सेक्शन नहीं है, ये एंगल सेक्शन है, जिसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है, क्लिट एंगल्स के साथ में यहाँ पे कनेक्टेड किया गया है। आप एंगल सेक्शन को यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्लिट एंगल के साथ में कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो ये देखो, ये जो फाउंडेशन हमारा है, ये जो फाउंडेशन है
आरसीसी फाउंडेशन, फाउंडेशन के साथ में बेस प्लेट को भी तो कनेक्ट करना है। इसके लिए हम लोग एंकर बोल्ट का यूज़ करते हैं, जिसका डायमीटर 20 mm होता है और 300 mm लंबा होता है। तो इसके साथ में हम कनेक्ट करके यहाँ पे आरसीसी फाउंडेशन के साथ में इसको हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, है ना। फाइनली हमारा काम होता है कि हम कॉलम को कॉलम बेस के साथ में और आरसीसी फाउंडेशन के साथ में उसको कनेक्ट कर दे बाय द यूजिंग ऑफ क्लिट एंगल, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं ए और बी, ये प्रोजेक्शंस है, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मुझे लगता है कि कॉलम बेस के बारे में हो चुका होगा। अभी तक आप लोगों को इसके बारे में नहीं बहुत सारा जानकारी होगा, बट आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग डिज़ाइन स्टेप्स को फॉलो करते हैं कॉलम बेसिस के डिज़ाइन करने के वक्त में, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस पर्टिकुलर लेक्चर से, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। और उससे पहले मैं 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।